हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और यह पेपर आपका हुआ था 22 फरवरी 2015 में। तो इसमें हम ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो इनमें से बताना है। ए है हमारे पास परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो इनमें से बताना है कि केवल बी और सी, केवल डी, ए बी सी और डी। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन करने में आकलन के लिए जो उपकरण और तकनीकें हैं वो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये चारों होते हैं, उसमें परियोजना कार्य भी होता है, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल भी होता है और ये विचार मानचित्रण। इसलिए हमारा ए बी सी और डी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मिजोरम में, ये लिखा है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है ये, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये तो सही है ये भी। तो बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और दिया है हमारे पास, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए और बी और डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। झूम खेती के बारे में पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये पूछ रहे हैं इनमें से सही कथन है, इन 5 कथनों में से सही कौन सा है। तो एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और खरपतवार को काट के जला दिया जाता है और फसल काटने के कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो ए बी और डी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, ये बताना है। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्धारण। अगला प्रश्न है हमारे पास, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यात्रा जो टिकट हैं उनका उपयोग करती हैं। ऐसे टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो ये ए दिया है हमारे पास, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सर्वाधिक परिवहन से एक स्थान, सर्वाधिक परिवहन सार्वजनिक, सॉरी लिखा है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो ये बताना है 64 का। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ए और सी, ए और सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ए में दिया है हमारा, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होगी। तो सही बात है कि इसमें दिया है ऐसे टिकटों का उपयोग, ये ना विभिन्न प्रकार की यात्रा, विभिन्न प्रकार की यात्रा के टिकटों का उपयोग करती है। तो अलग अलग जब वो जाएगी अलग अलग साधनों से, तो ये जो लागत है उसके यानी कि पैसे वो भी अलग अलग उनका होगा रेट। ठीक है, और दूसरा ये सार्वजनिक परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक का अगर हम उपयोग करते हैं, टिकट हमें कहाँ पे मिलता है, सार्वजनिक में भी तो मिलता है। सार्वजनिक जैसे बस, रेल, हवाई जहाज, तो ये भी सार्वजनिक परिवहन का ये हमें टिकट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और ए, तो ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास,
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, ये बताना है। तो अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, ये तो गलत है। श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना है ना, क्योंकि मानचित्र शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है। तो मानचित्र को इस पे थोड़ा ही बना के दिखाएंगे। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, ये भी गलत ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना कि वे विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहें, ये भी गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं, ठीक, और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये पूछ रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त, इनमें से यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब वो खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उससे उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर में अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे क्या करेंगे, उनकी ऊंचाई, पत्तियों और गंध और उनके उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करेंगे, तो वो क्या कहेंगे, ज़्यादा उनकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर ये दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं कौन सा होना चाहिए। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से जोड़ने की बात हो रही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो ये देख लो, तालिका दे रखी है। पेट्रोल का मूल्य दिया हुआ है, 2007 में इतना था और दिसंबर 2014 में इतना। डीजल का मूल्य 2007 में इतना और 2014 में ये 50 रुपये 51 पैसे। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपने नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन देखो सी और डी, ठीक है, ये निष्कर्ष निकले हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। ठीक है, जितने भी हमारे सार्वजनिक परिवहन है, बस हो गया हमारा, ठीक है, और जो ये जैसे गाड़ियाँ हो गई ना, जो उबर वगैरह है, तो ये क्या है, सार्वजनिक परिवहन है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं और डीजल पेट्रोल से सस्ता है इसलिए लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर
बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का उपयोग किया जाना है केवल इसे छोड़कर। पूछ रहे हैं केवल इसे छोड़कर, तो इनमें से किसे छोड़ना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो ये बताना है केवल बी को, केवल बी या फिर केवल डी या फिर ए और बी या फिर केवल बी और सी। तो 70 का इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल डी। किसको छोड़ना चाहिए? केवल इसको, है ना, केवल इसे छोड़कर। सामान्य निम्नलिखित में सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल किसको छोड़कर? अमूर्त से मूर्त। ठीक है, प्राथमिक की बात हो रही है इसलिए अमूर्त से मूर्त इसको छोड़कर। ठीक है, बाकी इन सब को पर्यावरण में अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त को भी, स्थानीय से वैश्विक को भी और सरल से कठिन को भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा है, केवल डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, ये बताना है इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। इसमें से सबसे उपयुक्त कारण बताना है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, तो 71 का इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, ठीक है, किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की। पर्यावरण कौन सी क्लास में नहीं है? प्राथमिक कक्षा में, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण की बुकें नहीं है हमारे पास। तो एनसीएफ ने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, क्यों? क्योंकि संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है उनको, बच्चों को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन, क्या हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट परियोजना दें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है। तो इसका कारण क्या है कि पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते हैं, ये बताना है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह इंसान अपनी आँखों को क्या कर सकते हैं, वो घुमा सकते हैं अपनी पुतलियों को। ठीक, तो इसलिए ऐसा ही कौन नहीं कर सकते हैं? पक्षी नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, उनकी उनकी क्या है, पुतलियाँ क्या है, स्थिर रहती हैं। तो इसलिए जब उन्हें अपने साइड में देखना होता है तो अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, सॉरी जाड़े के लिए, ठीक, इसमें ये लिखा है जाड़े के लिए, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये बताना है। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीना को क्या आम पसंद है, तो वो क्या है, संरक्षित रखना चाह रही है। तो अगर हम आम का अचार बनाएंगे तो वो काफ़ी दिन तक रह सकता है हमारे पास, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अचार कैसा होता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक। तो अचार और आम पापड़ बना सकती है वो, ठीक है। तो वो काफ़ी दिनों तक संरक्षित रख सकती है, संरक्षित बोलते हैं, बचा के रख सकती है उनको, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो देखो इसमें हमने भारत का नक्शा भी लिया है, इसमें बताना है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो ये देख लो, आपका ये क्या है, ये केरल है यहाँ पे ना, ये केरल है, ठीक है। और ये आपका कर्नाटक है ये वाला, और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 75 का, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया है। इससे अगली वीडियो में आपको 15 प्रश्न और करवाएंगे हम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।